गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, यानी समतल में गति। क्लास 11 NCERT, क्लास 11 NCERT। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन, यानी प्लेन सतह पर क्या देखना है, हमें गति के बारे में कंसेप्ट लेना है, जो कैसे गति होता है, मोशन होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11 टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। मेन रूप से हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है क्या। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंतर्गत जो दे रखा है, वैसे तो गति, यहाँ जो गति यदि हम देखें तो समतल में गति के लिए, जैसा कि पिछले कक्षा में हम लोग वेरियस टाइप के यानी मेनली थ्री टाइप के फार्मूला हम लोग देख रखे हैं। V बराबर U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्लियर है? यदि यही मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, अनुदिश हो रहा है, तो ये A को हम क्या करते हैं, G में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, यानी वहां जो हमारा असलेशन है, यदि हमारा मोशन अप डाउन है, यानी अर्थ से अप या डाउन में जा रहा है, तो उस केस में जो हम असलेशन कर रहे हैं वो असलेशन न होकर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल असलेशन हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। क्लियर है? यानी हम उन तीनों फार्मूला को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, V इज इक्वल टू U प्लस GT, S इज इक्वल टू S भी कन्वर्ट हो जाएगा अप एंड डाउन के केस में। S को डिनोट कर देते हैं हम H से, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। तो वहां G के रूप में कन्वर्ट हो जाता है असलेशन यानी A। क्लियर है? वैसे ही यदि हमारा ग्रेविटेशनल असलेशन निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये फार्मूला जो अभी हम बोले हैं, ये फार्मूला निगेटिव साइन ले लेता है, यानी हमारा G निगेटिव हो जाता है। G निगेटिव कब होगा, जब ऊपर से कुछ वस्तु गिर रहा है, तो उस केस में हमारा G पॉजिटिव होता जाता है, और नीचे से यदि हम किसी भी पिंड को बाहर ऊपर की तरफ फेंके हैं तो हमारा G क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये G के डायरेक्शन, यानी देखो यहाँ बड़ी रोमांचक बातें आ गई, समझने की बातें आ गई। अभी हमने ये फार्मूला जो असलेशन को G में कन्वर्ट किया, तो वहां बताए हम जो दो टाइप के डायरेक्शन होता है G का, एक बिलो टू एबव एंड एबव टू बिलो, और दोनों डायरेक्शन में हमारा G सेम साइन का नहीं होता। ठीक है? एक में पॉजिटिव होता है, दूसरे केस में निगेटिव होता है, यानी डायरेक्शन शब्द आ गया। ठीक है?
और वो डायरेक्शन शब्द ही यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, इसको क्लियर कर देगा। यानी ऑल फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम कह रहे हैं कि जितने भौतिक राशियां हैं इन सारी की सारी राशियां दो भागों में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। दो भागों में विभाजित होती हैं। अब ये जो दो भाग में विभाजित हो रही हैं तो कैसे विभाजित करेंगे? कबड्डी की टीम है कि दो बड़े बड़े वाले को दो साइड करके बाकी प्लेयर को किसी को इधर किसी को इधर हम फेंकते चले गए, 11-11 कर दिए या जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो हम कर दिए, हमारी टीम तैयार हो गई। ये नहीं है, यहाँ डायरेक्शन का कहानी है। यानी हमारी, अब देखो हम इसको यदि डिफाइन करें तो हमें यदि बोलना है कि दरवाजा खोलो, ठीक, सिंपल से यदि कोई किसी को बोल दे कि दरवाजा खोल दो और उसको नहीं पता कि दरवाजा खींचने से खुलेगा या धक्का देने से खुलेगा। दोनों टाइप के होते हैं, कुछ दरवाजा अंदर खींचने से खुलते हैं, कुछ दरवाजा बाहर धक्का देने से खुलते हैं। यानी पुश और पुल का कंडीशन अप्लाई होता है डोर पर, पता है? तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये दरवाजा खोलने की केस में क्या कौन सी भौतिक राशि काम करती है? बल लगाना पड़ता है। बिना बल के दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो बल लगाने की जो बात आ गई तो वहां हम देख रहे हैं जो उसको बल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अदरवाइज जो दरवाजा पता चले धक्का देने से खुलना है और वो खींचे जा रहा है, खुलेगा? नहीं खुलेगा, ठीक है ना? तो कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसके बारे में पूर्ण ज्ञान होने के लिए, क्या होने के लिए, परफेक्ट नॉलेज के लिए, फॉर द परफेक्ट नॉलेज ऑफ दैट क्वांटिटीज, दो चीज रिक्वायर्ड हो रही है। एक तो क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी भी पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये दरवाजा के साथ साथ जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो डिफरेंट टाइप की बाइक में जो क्लच हम लोग देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसका डायरेक्शन भी अलग अलग मॉडल की गाड़ियों में अलग अलग होता है। कोई आगे लगता है, कोई पीछे लगता है, यानी डायरेक्शन है, वहां भी डायरेक्शन है। हम पैर से दबा रहे हैं ना, दबा रहे हैं यानी फोर्स दे रहे हैं, ठीक, और फोर्स दे रहे हैं, हमें ना पता जो वो आगे क्लच लगेगा, गियर लगेगा या पीछे लगेगा। अब हम वो गियर देने के लिए आगे लगना है, हम पीछे दबाए जा रहे हैं, वो गाड़ी आगे चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना, गियर नहीं चेंज होगा, ठीक है? तो हमारे कहने का मतलब ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने लिया, इसके मतलब ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसकी पूर्ण जानकारी के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए हमें मात्रा के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। किसकी? डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इस टाइप की राशियां, जिस राशि में दिशा के साथ साथ नहीं, मात्रा के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इस टाइप की जो हमारी राशियां हैं वो क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, यानी सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिश राशियां कहलाती हैं। सेकेंड टाइप की हमारे पास क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी के ज्ञान के लिए हमें केवल मात्रा की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इस टाइप की राशि क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां, अदिश
राशियां, किस टाइप की राशियां को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम सामान लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं जनरल स्टोर से। हमें सपोज करें हम चीनी लेते हैं, शुगर लेना है, तो हम उससे जाकर बोल देंगे 5 kg शुगर दे दो, तो 5 kg शुगर दे देगा। अब वो 5 kg शुगर हमें ये थोड़ा बताना है जो पूरब की दिशा में खड़ा होकर 5 kg वजन करो, पश्चिम दिशा में वजन करो, यानी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है ना। तो एम यानी द्रव्यमान, ये ध्यान रखना आज, द्रव्यमान के केस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यही द्रव्यमान यदि वेट के रूप में आ जाए, यानी भार, वेट यानी भार, तो वहां डायरेक्शन की जरूरत है। भार किसके सबसे सापेक्ष है, गुरुत्वाकर्षण बल। जो भी किसी भी वस्तु में, जितने हम संसार में वस्तु देख रहे हैं, यदि किसी भी वस्तु में भार है तो किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट थिंग्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द थिंग्स और बॉडी। ठीक है, हमारा जितना वेट है, यानी हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर जितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, वह बल का उस बल का मात्रा हमारा क्या डिफाइन कर देगा, वेट डिफाइन कर देगा। यानी ये ध्यान रखना, जब भार की बात यदि आ जाए, भार, तो वो सदिश राशि है। ठीक है ना, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, अर्थ के कहाँ, टुवर्ड्स द अर्थ, यानी जमीन के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल में सपोज करो एरिया में डायरेक्शन की कोई मतलब है नहीं। एरिया है तो कितना हेक्टेयर है, कितना वर्ग मीटर है, कितना एयर है, यानी हम क्वांटिटी बस बता दें। छोटे मोटे जो, जैसे कोई फ्लैट लेता है तो पूछने वाला पूछ देता है ये कितने वर्ग मीटर में है या कितने वर्ग फीट में है, वहां डायरेक्शन की कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से एरिया, दूरी यानी डिस्टेंस, वॉल्यूम, कार्य यानी वर्क, ये सब क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी राशियां, भौतिक राशियां ऐसी हैं जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ हमें किस चीज की जानकारी होना चाहिए, डायरेक्शन की जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, लाइक एज फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा जितनी राशियां हैं, इन सभी राशियों में, जो कि जैसा कि अभी हमने बोला, ये सारी राशियों में हमें डायरेक्शन, क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेट क्लियर हो गया। ये पिछले कक्षाओं में भी ये क्लास 9, 10 में फिजिकल क्वांटिटी आता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आता है। अब हम इसको डिटेल से देखें, जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की कहानी आगे क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब वेक्टर क्वांटिटी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ए वेक्टर क्वांटिटी। हम सदिश राशियों का निरूपण कैसे करें, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। हम कैसे रिप्रेजेंट करें यानी निरूपित कैसे करें। तो ये सिंपल सी बात है कि सपोज करें ये 5 न्यूटन F इक्वल टू 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स कहीं अप्लाई हो रहा है ऑन ए बॉडी में भी, ठीक है ना। तो ये 5 न्यूटन को यदि हम रिप्रेजेंट हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल डिफाइन कर लेंगे। एक स्केल डिफाइन करने के लिए सपोज करें कि हमने स्केल डिफाइन कर लिया। स्केल क्या डिफाइन किया कि 1 cm इक्वल टू 1 न्यूटन। ये हमने एक स्केल डिफाइन कर लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो 5 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको एक 5 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। ये इस लाइन का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और ये हमारा वेक्टर ए क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा, इंडिकेट करेगा। क्लियर है। अब ये कहो कि ये एरो हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे क्यों लगा दिया, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया होगा जो 5 न्यूटन का जो फोर्स लगाया जा रहा है ऑन ए बॉडी वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और किस एंगल पर दिया जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन। तो वो हमारा डायरेक्शन डिफाइन होता है, ठीक है ना। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी दिया होगा उसका डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम एक लाइन खींचेंगे, ड्रा करेंगे। ए लाइन विल बी ड्रॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ किसका, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी के अनुसार हमारा लाइन का लेंथ होगा और डायरेक्शन हमारा क्या होगा, डायरेक्शन यानी जो एरो है, एरो, ये हम जो लाइन खींचे सिंपल लाइन नहीं है, ये क्या है, एक एरो युक्त लाइन है ना। यानी इसमें इसको हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं ना। तो ये जो हेड है, एरो का हेड है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेट करेगा and the length of the arrows will be equal to the quantity of the क्या, उस राशि के क्वांटिटी यानी मात्रा, ठीक है। तो ये यदि हमारे पास एक से अधिक फोर्स लगा है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। सपोज करें हमने ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी अभी हमने रिप्रेजेंटेशन देखा। अब हम हमारे पास यदि एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है आने वाली और हम कह रहे हैं कि ये इसका 2-3 बल जो लग रहा है, ये 2-3 बल लगाने की जरूरत क्या है, इन तीनों बलों का जो रिजल्टेंट बल है वही यदि हम अप्लाई करते हैं। सपोज करें कि 3 आदमी छोटे छोटे 3 बालक मिल के किसी गट्ठर को उठा रहे हैं, ठीक, छोटे छोटे हैं तो कम कम बल लगा रहे होंगे। और यदि कोई हैवी बंदा है, हैवी बंदा का मतलब क्या, शक्तिशाली है, पावरफुल है, एनर्जीफुल है, तो वो यदि एक ही बंदा चाहे तो उठा लेगा, उठा सकता है ना। तो वो जो एक बंदा को यानी सो मेनी क्वांटिटी को यदि हम एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहें, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, वो हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। यानी रिजल्टेंट बहुत बड़ी चीज ना है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं किसी भी क्लास में तो वेरियस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रिजल्ट जो प्रिपेयर होता है फाइनल, तो सारे
सब्जेक्ट का अंक को जोड़कर फाइनल डिसाइड किया जाता है, वहां से रिजल्टेंट यानी रिजल्ट डिफाइन होता है। जो पढ़ने में बालक फर्स्ट क्लास है, सेकेंड है या थर्ड है या टॉपर है या जो भी है, ठीक है ना। तो ये हमारी कहानी। अब हम देखें कि एक से ज्यादा यदि वेक्टर हैं तो इसको ऐड कैसे करें या सब्ट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है ना। अब कह सकते हो कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्टेंट आप कह रहे हैं, तो इसमें सब्ट्रैक्ट का क्या कहानी है। यदि कई आदमी अपना अपना बल लगाकर किसी भारी पत्थर को ही उठा रहे हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सबके सब अपवर्ड यदि उठाना है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही बल लगा रहे हो। उसमें एक आध ऐसे भी होंगे कामचोर जो कि धीरे से पकड़ के नीचे वाला लौटा के जाएंगे, सर हम भी तो पकड़े हैं, बात सही है ना। तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ यदि हम देखें कि आने बॉडी सो मेनी फोर्स इफ अप्लाई आने बॉडी, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट बॉडी। तो ये हम मान लें कि यहाँ मान लो एक हमारे पास कोई पिन है, ठीक है। एक आदमी इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये F1 फोर्स अप्लाई किया है, मान लें। सेकेंड हमारा यहां से धक्का दे रहा है, F2, ये भी बल लगा रहा है। ये हमारा मान लो वो है, वो ठेला टाइप की जो गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारे रेडी वगैरह चलती हैं, तो रेडी मान लो एक आदमी इसको खींच रहा है, एक आदमी धक्का दे रहा है। तो हमारे पास यहाँ इस बॉडी पर यानी इस थिंग्स पर दो फोर्स काम कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये धक्का दे, ये खींचे तभी, यानी दो आदमी लगे तभी ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई ताकतवर है तो वो एक आदमी ही इसको धक्का दे के चला सकता है या एक आदमी ही इसको खींच के चला सकता है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स और ये लगा रहा है, नहीं इसको 4 न्यूटन मान लो, ये लगा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, यहाँ हमारा जो अप्लाई कर रहा है ये 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये क्लियर है। अब हम इन दोनों को हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं जो कि इसको आगे बढ़ा सके, मोशन में ला सके या ले जा सके, जो भी है, क्लियर है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो वेक्टर क्वांटिटी है। वी हैव ऑलरेडी नो दैट कि these two types of force is already a vector quantity। ये दोनों क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल में जो फर्स्ट मेथड है एडिशन निकालने का वो हम देख रहे हैं। नाउ सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में और भी यदि पॉसिबल मेथड होगा तो हम देखते चलेंगे। तो ये कुछ नहीं करते, यदि हम इसको मान लें या इसको मान लें तो हम किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ दैट राशि, उस भौतिक राशि के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लेंथ डिफाइन करेंगे और उसी डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करते हैं। तो सपोज करें हम पहले F2 ही ड्रा कर लिया, F2 हमने ड्रा कर लिया, या किसी को यदि डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको F1 मान लें और इसको F2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, F1 की मात्रा के अकॉर्डिंग स्केलिंग करके एक एरो युक्त लाइन हमने ड्रा किया, ठीक है। एरो युक्त लाइन ड्रा करने के बाद सेकेंड वेक्टर हम उठाएंगे, क्या करेंगे, सेकेंड वेक्टर को टेकअप करेंगे और इसके टेल से
इसके फर्स्ट वाले के हेड को मिलाते हुए इस वेक्टर की जो हमारा एरो है, यानी इसका भी हमारा मात्रा है ना, क्वांटिटी है ना, स्केलिंग किए होंगे। सपोज करो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm यदि हम कर रखे हैं तो 4 सेंटीमीटर का एक रेखा इसी की डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, इसके डायरेक्शन में, F2 के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ F2 ड्रा कर लिया और एक लास्ट, यानी ये एंगल यदि हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। क्लियर है ना। अब ये ड्रा करने के बाद एक लास्ट फर्स्ट के टेल को, टेल से लास्ट के हेड को ड्रा करते हुए हम एक लाइन ड्रा करेंगे, एक एरो ड्रा करेंगे। ये लाइन हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, यानी इट इज डिनोटेड बाई आर, रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस F2, ये हमारा F1 प्लस F2 होगा। तो इस तरह से हम दिए गए वेक्टरों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यदि इससे और ज्यादा वेक्टर दिया हुआ हो तो हम ऐसे ही, यानी टेल टू हेड अगेन, टेल टू हेड अगेन, टेल टू हेड ड्रा करते जाएंगे। डायरेक्शन वही होना चाहिए जो कि हमारे वेक्टर का है, और एट लास्ट में टेल टू इनिशियल टेल टू फाइनल का हेड ड्रा करते हैं, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर है। अब इसके साथ ही यदि हमको सब्ट्रैक्ट करना हो, यानी एक हमारा यहां से ये आगे खींचने के बजाय सपोज करें हम ये धक्का दे रहा, ये ना ऐसे ये खींच ना रहा, ये धक्का दे रहा, ठीक है ना, और ये इधर धक्का दे रहा, दोनों क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं एक दूसरे के तरफ। तो जो भारी पड़ेगा उधर ये चल देगा, मूव कर देगा ना, तो सबको पता है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। और इस केस में यदि हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के केस में हम यदि देखें तो F1 तो सेम डायरेक्शन में सेम रहेगा, F2 का डायरेक्शन क्या हो गया है, नीचे हो गया, बिलो हो गया है, ठीक है ना। F2 का डायरेक्शन क्या हो गया है, बिलो कर, मैंने अपोजिट कर देते हैं, बिलो यानी अपोजिट कर देते हैं। इस यदि ये हमारा था इस डायरेक्शन में, यदि F2 था तो ये यदि हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -F2 हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, हम इसलिए इसको यहाँ एरो को ही चेंज कर दिए थे, एरो को चेंज नहीं करना है। यदि F1 -F2 हमें निकालना है तो रहेगा तो यही डायरेक्शन, अप्लाई तो वही हो रहा है, लेकिन हमें चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम जो ड्रा करेंगे यहाँ डायरेक्शन यही होना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एरो ड्रा करेंगे। एंगल लेंगे इसी के डायरेक्शन का, लेकिन एंगल इसके डायरेक्शन का लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर लेंगे। इधर यदि अभी सपोज करें हम ये 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में लिए थे, तब हम 4 न्यूटन यानी 4 सेंटीमीटर का बिलो एरो खींचेंगे, और एक लास्ट में ये जो हमारा आएगा यानी टेल टू हेड, ये R हमारा हो जाएगा R इक्वल टू F1 माइनस F2। ये सब्ट्रैक्ट हो गया। यानी सेम फिगर में यदि हम सेम डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, ड्रा करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा प्लस में आएगा। जिस किसी वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है उसका डायरेक्शन सीधे अपोजिट करते हैं, यानी 180 डिग्री हम
शिफ्ट कर देते हैं, जैसा कि हमने 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये जब ये जो हमारा आएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हमारा F1 माइनस F2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या किया, देखा। इसके अलावा अब यदि हमें देखना, एक रूल है दो वेक्टरों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नाउ अभी हमने बोला था ये अभी दो वेक्टरों का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम देख रहे थे वो क्या था, ग्राफिकल मेथड से देख रहे थे। नाउ अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ये दो वेक्टरों का अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम मेथड से हम कैसे संयोजन करें, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं। मान लें हमारा ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और सेकेंड वेक्टर हमारा है बी। हमने दो वेक्टर ड्रा किया, इन दोनों वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा डिग्री का एंगल। अब इसको यदि हम पैरेललोग्राम के रूप में फॉर्म कर दें, पैरेललोग्राम के रूप में फॉर्म करने का मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और ये यहाँ से सेम बी के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में बी एक्चुअल में बी मेरा क्या है, यही है, और ए और बी में थीटा डिग्री का एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है। यानी ये गिवन है, दो वेक्टर राशि हमारा दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड एंगल बिटवीन देम थीटा, ये गिवन है। तो हम इसको यदि पैरेललोग्राम के रूप दे दें, ये हमने बना दिया पैरेललोग्राम, बना दिया। हम कहें जी ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हमारा जाएगा, हो जाएगा आर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड। क्योंकि ये यदि बी है तो हम ऐसे ही ऐड करते थे ना ग्राफिकल मेथड में, सबसे पहले ए ड्रा करेंगे उसके बाद बी ड्रा कर देते थे, बी के डायरेक्शन यानी एंगल थीटा इक्वल टू, तो यहाँ भी हम एंगल थीटा ले लिए, बी ड्रा कर दिए और एक लास्ट में टेल, ए का टेल को बी के हेड से ड्रा करते हैं, मिलाते हुए ड्रा करते हैं, दैट इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये यदि हम इसको पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग निकालना चाहें रिजल्टेंट वेक्टर आर का वैल्यू, तो देखें क्या निकलता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए क्या, कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम दो एक्सिस के फॉर्म में उसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। यानी सपोज करें हमारा ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। यहां हम एक वेक्टर ड्रा कर लिए ए, जो कि यहां से एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारे पास इसके दो कंपोनेंट फॉर्म हो रहे हैं। ये यदि हम यहां से ऐसे ड्रा कर दें और ये ड्रा कर दें, हमने कर दिया, तो ये इसको हम बोलेंगे, सपोज करें एफ एक्स, और इसको यानी यहां से ओ से मान लो नाम दे दो पी तक, तो ओपी will be indicate एफ एक्स एंड ओ एन ओ क्यू इंडिकेट एफ वाई। ये दो कंपोनेंट हैं, एक
एफ एक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ वाई को हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। यानी इसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट यानी हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जिस यहां तो क्लियर है, यहां तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियरली हमने एक्स वाई प्लेन में हमने इसको लिया वेक्टर क्वांटिटी को, तो ये एक्स घटक वाई घटक हम खूब आराम से बता देंगे, अभी लिख भी लेंगे। लेकिन अदरवाइज ये यदि किसी और फॉर्म में दिखे तो जो भी हम हॉरिजॉन्टल घटक लेते हैं वो ये ध्यान रखना जो जिस एक्सिस से हमारा एंगल फॉर्म हो रहा होगा दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल घटक कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये बराबर हो जाता है एफ कॉस थीटा। इस पर हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर लेते हैं एफ कॉस थीटा और वर्टिकल पर ले लेते हैं एफ साइन थीटा। क्लियर है। वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हो गया एफ साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल हो गया एफ कॉस थीटा। अच्छा, ये यदि हम देखें फिलहाल में तो ये फिगर हमारा क्या है, एज ए स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ना, या रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब एक ही बात क्यों है वो हम बताएंगे, यहाँ एक ही बात है, अदरवाइज दोनों में डिफरेंस होता है। हमारे कहने का मतलब ये है यदि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो इट मींस ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री का एंगल हर जगह 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, हर कॉर्नर पर मिलेगा, ठीक है ना। और 90 डिग्री के यदि कॉर्नर पर मिल रहा है इट मींस कि ये यदि हमारा एफ वाई है और ये हमारा एफ एक्स है तो ये रिजल्टेंट हम यदि आर निकालना चाहें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूप में एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, नहीं हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का नॉर्मल का स्क्वायर का रूट निकाल देते हैं तो हाइपोटेनस निकल जाता है। यहां देखते हैं यदि हम इसको एफ एक्स ले रखे हैं यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हमारा लाइक है ये 90 डिग्री पर ही बेस्ड है, यानी हमें सारे के सारे क्या है ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म से फॉर्म कर रहा है। तो यहां से हम यदि निकालना चाहें रिजल्टेंट आर को तो ये हमारा आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां से एफ स्क्वायर को हम यदि बाहर निकाल दें तो एफ निकल जाएगा बाहर, रूट से बाहर, और रूट में बच जाएगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हमारा यहां से ये देखो ये मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, एफ मिल गया। यानी वेक्टर की जो क्वांटिटी है वो यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चले यहां, तो ये यदि हमने समझ लिया तो ये समझना बहुत ही क्या होगा, आसान होगा, बहुत सिंपल थिंग्स हैं और फार्मूला क्या निकलेगा वो निकल के अभी आ जाएगा। अब देखते हैं इसका क्या फार्मूला आ रहा है, यानी हमें आर की वैल्यू निकालना है। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर की मान कितना आएगा देखते हैं। अब ये यदि
क्योंकि ये पैरेललोग्राम का फॉर्म शेप में फॉर्म बन रहा था, ड्राइंग जो भी हमारा ड्रा करने पर ये आ रहा था, तो हम ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेने के लिए हम यहाँ क्या लास्ट ये जो हमारा पॉइंट है यानी दोनों का जो एडिशन का पॉइंट था, इससे हम एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा कर लिया। सपोज करो इसका नाम यदि दे दें ओ ए बी सी, तो इसका हमने नाम दे दिया डी। क्लियर है? अब हम देखें तो ये जो वेक्टर बी है इसके दो कंपोनेंट हम ड्रा कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए बी और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा डी बी, वर्टिकल कंपोनेंट डी बी। तो ये जो एंगल जिस एक्सिस से फॉर्म कर रहा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, तो एक्सिस जो फॉर्म कर रहा है ये हमारा हो जाएगा बी cos थीटा और ये पोर्शन क्या हो जाएगा बी sin थीटा। ठीक है? तो यहां से अब हम यदि निकालना चाहें ओ बी, तो ओ बी यानी यही हमारा रिजल्टेंट है आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर निकलेगा। तो ये आ गया ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा रूट ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर है? ओडी हमारा है क्या, ओडी है हमारा वेक्टर ए प्लस ये बी cos थीटा। क्लियर है? तो ये हमारा ओडी हो गया। यहां से हम यदि निकालना चाहें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है? नाउ हमारा प्लस बी डी स्क्वायर करना है, तो बी डी स्क्वायर कितना हो गया है बी साइन थीटा, तो इसमें हम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिए। अब ये हम देखते हैं ये कितना आ रहा, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर, तो क्लियर है। अब बी स्क्वायर दोनों जगह है, तो हम प्लस बी स्क्वायर ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इसके बाद प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा आया, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाती है 1 हो जाता है। तो ये हमारा फाइनली कितना आ गया आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर का क्या निकलेगा परिमाण, यानी क्वांटिटी मात्रा। इसको परिमाण कहेंगे, ये मात्रा डिफाइन करेगा, डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है। डायरेक्शन हमारा क्या डिफाइन होगा, ये डायरेक्शन है ये अल्फा, यानी वेक्टर ए से जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर उसका डायरेक्शन है वेक्टर ए से दिस एंगल यानी अल्फा जो फॉर्म कर रहा है ये। और इस एंगल को यदि हम देखना चाहें तो ये भी हमारा निकल सकता है, इसको हम ले लें tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cos थीटा। तो यहां से इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है? तो आज का टॉपिक अभी फिलहाल में हम इतने यही रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी इन 2D और 3D। 2D यानी यही 2D यानी XY प्लेन में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को, और 3D में हम यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो 3D में हम XY Z प्लेन तीनों प्लेन ले लेते हैं। तो 3D में हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्या, एक शब्द आएगा अभी यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश।
सदिश, इकाई सदिश से हम उसको कैसे रिलेट करके रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल मेथड अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कृपया इस वीडियो को, यदि ये पसंद आए तो इस वीडियो को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें। और साथ ही सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि 1 by 1 टॉपिक बाय टॉपिक विदाउट एनी कास्ट फॉर द हेल्प एंड ग्रोथ ऑफ द इंडिया ये चैनल को चलाया गया है। इसलिए कृपया इसको क्या करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको 1 by 1 टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोज मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।